नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं मुकेश बकर और हम पढ़ रहे थे तरंग दोलन में दोलन गति। दोलन गति का दिन लास्ट क्लास में हमने कर लिया था और दोलन गति के जस्ट आगे हमारा टॉपिक था सरलावर्त गति। तो सरलावर्त गति है वो दोलन गति से ही होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि विभव कूप है उसमें दोलन गति होती है तो उसे हम सरलावर्त गति कहते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति। तो एक छोटा सा डेरिवेशन भी है और जो ये दोलन गति होती है वो किस तरह से है, जैसे कि एक अक्ष पर है गति कर रही है, एक अक्ष पर किस तरह से उनके बिंदुओं का मान निकालते हैं और टोटली जो ऊर्जा होती है संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा उसका मान कैसे निकालते हैं और अंत में जो बल है उसका मान निकालेंगे। जैसे कि हमने ये पढ़ा था प्रत्यानयन बल के बारे में, तो वे जो बल है उसका मान किस तरह से प्राप्त होगा इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति। उसके लिए किसी जैसे कि कोई संरक्षी क्षेत्र है उसमें कण की स्थितिज ऊर्जा है हमेशा स्थिति जो उस कण की स्थिति होती है उस पर निर्भर होती है। यानी मैंने कहा जैसे पहले देखो एक हम आरेख निरूपित कर लेते हैं। ये है आपके कोई आरेख, ये है एक्स अक्ष, तो अब है यहां पे जैसे कि ये कोई दोलन गति हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु मान लिया, ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पे ये बिंदु मान लिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी एंड ये हो गया पी क्यू आर एंड एस। ये जो बिंदु है पी क्यू आर एस ये तो अधिकतम विस्थापन ऊपर की ओर और जो P और R है वो न्यूनतम विस्थापन नीचे की ओर। ये जो है बीच वाली एक्स अक्ष है वो है मध्य स्थिति, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने बताया कि कोई भी संरक्षित क्षेत्र है उस पर स्थिति ऊर्जा उसकी स्थिति के स्थिति पर डिपेंड करती है, स्थिति पर निर्भर करती है। और स्थिति ऊर्जा को मैं ये लिखूं U, तो U बराबर क्या होगा एक्स वाई जेड, ये तीन कोई चर हो गए। तो उन पर जो ये स्थिति ऊर्जा है उसका मान जैसे मैंने लिखा जो वस्तु की कण है, कण या पिंड है उसकी स्थिति पर कार्यरत बल वो क्या होगा F इक्वल टू माइनस डेल, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस आई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो इस पर ये तो है आपके जब कोई वस्तु है उसकी स्थिति पर कार्यरत बल, डायरेक्ट यही कहा जा सकता है इसको। अब है बात करें हम कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कार्यरत बल बराबर क्या होगा F इक्वल टू माइनस क्या लिख सकता हूं मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये लिख सकता हूं मैं। अब है ये जो है इस ऊपर वाले को देखना आप चित्र में, इसमें कोई कण है, वे कण या पिंड हमेशा ये जो बिंदु है पी क्यू आर एस इन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शरेखा पर स्थित स्थितिज ऊर्जा का मान उस इन बिंदुओं पर कार्यरत बल के परिमाण के तुल्य होता है। यानी कि जो
इन बिंदुओं पर कार्यरत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान किस पर निर्भर करेगा, उन पर कार्यरत बल के परिमाण पर निर्भर करेगा और उसकी दिशा जस्ट इनके विपरीत होगी। तो यहां पे ये जो है बिंदु P Q R S एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो इन पर कार्यरत बल का मान कितना होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। तो इन पर कोई भी बल है वो कार्य नहीं करेगा। तो अब है इनकी लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज लिखना चाहो तो बात जो मैंने शब्द कहे हैं बस वो लिख लेना, अदरवाइज मैं लिखा दूंगा अभी आपको कि किसी कण या पिंड पर, किसी कण या पिंड हो गया, वो है जब कोई दोलनीय गति करता है तो उनके ये बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शरेखा पर स्थित स्थितिज ऊर्जा का मान उस पर कार्यरत बल के परिमाण के तुल्य होता है। ठीक है, ये बात हो गई इनकी। और जो ये बल है यदि एक्स अक्ष के समांतर हम ले रहे हैं तो उसका मान हमेशा जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। ठीक है, अब है एक है आपके अधिकतम विस्थापन, एक होता है न्यूनतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन क्या चीज है, अधिकतम विस्थापन ये वाला ऊपर की ओर, इससे जो एक्स अक्ष है उसके ऊपर का जो ये विस्थापन के, तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम विस्थापन है। इनके बाद में हम यहाँ पे देखें इस चित्र को तो इनके ऊपर विस्थापन नहीं है, तो ये अधिकतम विस्थापन हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि मैं न्यूनतम विस्थापन की बात करूं तो न्यूनतम यहां से इस एक्स अक्ष से ये वाला है न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा भी कह सकते हैं हम, कि यहाँ पे मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूंगा तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी वो न्यूनतम होगी और इन बिंदुओं पर क्या होगी, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर है इतना। अब है कि जब ये जो एक्स अक्ष के समांतर होता है, ये जो आपके दोलनी गति है एक्स अक्ष के समांतर होती है तो वो होती है आपके संतुलन स्थिति। उसी प्रकार जब ये जो विस्थापन है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा पर हो तो जो बल है, अब देखो मान लो कि यहां पे जैसे कि मैं कोई विस्थापन मान लूं कि x मान लिया या x से x नोट पे मान लो, या ऊपर वाले में किसी पे, जैसे कि अधिकतम बिंदु की बात कर रहा था तो मैं अधिकतम वाले पे यदि कोई भी विस्थापन करूंगा तो अधिक होगा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो अधिकतम विस्थापन है उससे कम हो जाएगा। कम हो जाने पर जो बल कार्य करेगा वो बल है इन स्थितियों को बहुत आगे ले जाएगा और इस प्रकार के संतुलन को बोलते हैं अस्थायी संतुलन। ठीक उसी प्रकार जो निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु कौन से हैं, P और R, इन बिंदुओं पर जब विस्थापन किया जाए, यानी कि मैंने इसको x से x नोट पे ले गया तो जो विस्थापन होगा वे विस्थापन हमेशा इसके जस्ट विपरीत होगा। विपरीत कैसे होगा कि मैंने ऊपर वाले में क्या बोला कि इनकी जो स्थिति ऊर्जा है उसका मान कम होगा, ठीक उसी प्रकार से यदि इनमें विस्थापन होगा तो स्थिति ऊर्जा का मान जो न्यूनतम स्थिति ऊर्जा है उससे अधिक होगा, जिससे जो बल कार्य करेगा उसका मान उसके जस्ट विपरीत यानी कि ऋणात्मक कार्य करेगा और स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक स्थिति ऊर्जा का मान यहां पे होगा और जो बल कार्य करेगा उस बल का मान होगा इनके विपरीत। विपरीत क्यों होगा, क्योंकि जो बल कार्य करता है वो उनको संतुलन स्थिति में लाने का प्रयास करता है और इस प्रकार की घटना को बोलते हैं स्थायी संतुलन। अब बल की बात कर रहा था मैं, एक्स अक्ष पर बल। कल मैंने इस बल के बारे में कुछ चर्चा की थी, प्रत्यानयन बल के बारे में कुछ बताया था कि ये संतुलन में लाने की कोशिश करता है। बस आप उसी बल की कल्पना कर लो, परिकल्पना कर लो कि ये जो बल है कार्य करेगा वो इसको वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है और यही जो क्रिया है कहलाती है स्थायी संतुलन। ठीक है, अब है यहां पे कल की जो डेफिनेशन थी सरल आवर्त गति की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी कण है किसी एक विभव कूप में दोलन करता रहता है। तो जो विभव कूप है, विभव कूप क्या है,
यहां पे जो मैंने बिंदु माना ए और बी, ये जो है अधिकतम दोलन है कि यहां से ये यहां तक गया है ना। अरे स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है, लेकिन यहां से ये जो कण है ऊपर से बिंदु ए से यहां तक गया, तो ये जो गति हो रही है वही इसका विभव कूप कहलाती है। जो परिभाषा थी ना विभव कूप वाली, उसमें विभव कूप है ये वाला था जिसमें ये गति हो रही थी। ठीक है, तो इनके आधार पर जो दोलन गति है उसके लिए अपने एक समीकरण निर्धारित करेंगे आगे हम, और उसके अकॉर्डिंग जो अंत में हम बल प्राप्त करेंगे उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अब लैंग्वेज है वो मैंने आपको समझा दिया है कि आपको किस तरह से बताना है, किस तरह से इनको लिखना है। स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति आ जाए तो सबसे पहले आपको जो मैंने अभी बताया है उसके अकॉर्डिंग इस चित्र को लेना है और इस चित्र के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है, अब है हम लिखते हैं इसको कि अब बात करते हैं किसी कण की, जैसे कि यहां पे कोई कण है। अब है हम वो लैंग्वेज लिख रहे हैं जो मैंने अभी बताया आपको, केवल उसको शब्दों में लिखना है कि कोई कण या पिंड है किसी कण या पिंड का एक्स अक्ष, या तो देखो आप ये लिख सकते हो कि एक्स अक्ष के अनुदिश जब कोई कण या पिंड गति करता है तो उनके अधिकतम व न्यूनतम बिंदुओं पर स्थित किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उस स्पर्श रेखा की प्रवणता उस पर कार्यरत बल के परिमाण के तुल्य होती है। ठीक है, या हाँ, तो किसी कण या पिंड का एक्स अक्ष, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको आलेख, पिंड का आरेख पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता उस कण पर, है ना, कार्यरत बल के परिमाण के तुल्य होती है। ठीक है, अब हम ये क्या लिख सकते हैं कि जब कोई कण है इस एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर होगा तो उस पर बल कार्य कितना करेगा, जब कोई कण एक्स अक्ष के समांतर अर्थात पी क्यू आर एस बिंदुओं पर स्थितिज जब कोई कण एक्स अक्ष के समांतर अर्थात पी क्यू आर एस बिंदुओं पर स्थित ऊर्जा या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है तो उस पर कार्यरत बल डायरेक्ट लिख दो, आप ऐसा करो, फालतू में ये स्थितिज ऊर्जा वाला रहने दो। तो एक्स अक्ष के समांतर है तो उस पर कार्यरत बल का मान
शून्य होगा, जिससे स्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये जो स्थितियां हैं एक्स अक्ष के समांतर होगी तो उन पर कोई भी बल है कार्य नहीं करेगा। जो बल है उसका मान कितना होगा, 0 होगा। बल तो कार्य करता है, लेकिन ये जो है जितना अधिकतम विस्थापन होगा उतना ही न्यूनतम विस्थापन हो जाएगा। ओवरऑल जो ये मान है इसका मान कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो अब है जब अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन के कौन कौन से बिंदु है भाई। अधिकतम विस्थापन देखो, यहां पे अधिकतम विस्थापन है Q और S, इन पे अधिकतम विस्थापन है। न्यूनतम विस्थापन की बात करें तो न्यूनतम विस्थापन है वो P और R पे है, ये न्यूनतम विस्थापन है। जबकि अधिकतम विस्थापन कौन सा है, R और S पर है। ठीक है, तो जब अधिकतम विस्थापन, अब अधिकतम विस्थापन में क्या करेंगे हम कि किसी बिंदु कि जैसे कि जो यहां पे Q बिंदु है उससे उसको अधिकतम विस्थापन या अधिकतम विस्थापन बिंदुओं मान लो, पहले बिंदुओं Q व S से थोड़ा आगे विस्थापित करने पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम स्थिति ऊर्जा से जो अधिकतम स्थिति ऊर्जा का मान है अधिकतम स्थिति ऊर्जा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब अधिकतम विस्थापन बिंदुओं QS से थोड़ा आगे विस्थापित करने पर स्थिति ऊर्जा Q और R में थोड़ा सा विस्थापन लाया हमने, यानी कि किसी बिंदु को Q बिंदु है उससे थोड़ा सा आगे इसको विस्थापित कर दिया, तो विस्थापित करने से जो स्थिति ऊर्जा है अधिकतम स्थिति ऊर्जा से उसका मान कम हो जाएगा। यहां पे मान कर देना, स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम स्थिति ऊर्जा से कम हो जाएगा, जिससे बल उन स्थितियों को आगे पीछे या फिर कहीं दूसरी जगह ले जाएगा। अस्थायी, अस्थायी लिख दो, कर देगा और इससे ही अतः इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके अस्थायी संतुलन। ठीक उसी प्रकार ये तो स्थिति होगी एक। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, अधिकतम विस्थापन हुआ इसमें, अब हमें क्या करना है, न्यूनतम विस्थापन। न्यूनतम विस्थापन कौन कौन से बिंदु है, P और R। अरे न्यूनतम जो हमें चित्र दिया गया उस चित्र को देखो आप पहले, ये रहा चित्र, यहां पे ये रहा है ना, Q और S थी वो अधिकतम विस्थापन की स्थितियां थी। अब की बार क्या है, P और R जो कि है न्यूनतम स्थितियां, न्यूनतम विस्थापन की स्थितियां। तो मैं क्या लिखूंगा इसको,
जब न्यूनतम विस्थापन बिंदुओं P व R से कण को थोड़ा विस्थापित किया जाता है तो P और R से थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा से अधिक हो जाएगा। अतः जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान क्या होगा? धनात्मक। अतः स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होगा और बल का मान ऋणात्मक होगा। बल कौन सा है? स्थितिज ऊर्जा वाला। तो बल क्या होगा? माइनस मान ऋणात्मक होगा। अब क्या है, जो बल का मान ऋणात्मक होगा तो वो क्या करेगा? उसको संतुलन स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, यानी कि मध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? बल उसको मध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो ये जो बिंदु है P जो बिंदु है उस पर P बिंदु क्या कहां पर है? अपने न्यूनतम बिंदु है। और जो ये न्यूनतम बिंदु है P है, P और R दोनों क्या है? न्यूनतम बिंदु है। तो यहां पे जब इनमें विस्थापन होगा तो जो कण है, अब देखो इसकी स्थिति देखना आप कि एक बार ये जो चित्र मैं यहीं पे बना देता हूं कि ये वाला है, यहाँ पे बिंदु P हो गया, यहाँ पे ये x मान लो और यहाँ पे ये x नोट, यहाँ पे इसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x से x नोट पर इसको विस्थापित किया। तो विस्थापित करने से ये जो कण है अपने माध्य स्थिति, यानी कि माध्य स्थिति कौन सी है? P वाली। बिंदु यहाँ पे P है तो P से ये इधर उधर A और B यहीं तक है गति करेगा, आगे पीछे ऊपर साइड में। तो यहां पर ये जो गति होती है वो क्या कहलाती है? आपके विभव कूप कहलाती है। क्या कहलाएगी? विभव कूप। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। तो ये क्या कहलाएगा? पहले स्थायी संतुलन कहलाएगा। तो इसको लिख दो। तो यह है स्थायी संतुलन कहलाता है। अब यहां पे आप देखना कि जब बल कार्य करेगा तो मैंने अभी बताया आपको कि ये गति है वो P के इर्द गिर्द होगी। इस स्थिति में कण P के इधर उधर A व B तक न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के मान तक ही गति कर पाएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे ही विभव कूप कहते हैं। यही आपके है विभव कूप, जिसमें जो कण है वो बिंदु A से
बी तक ही गति कर पाएगा। अब समझिए आप विभव कूप, विभव कूप हम काफी दिनों से बात कर रहे थे, 2-3 परिभाषाओं में पढ़ा कि विभव कूप क्या चीज है। तो विभव कूप यही है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जो ये गति होती है ना, अब इस गति से ये आगे पीछे नहीं जा सकता, या ऐसे नहीं कि इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। ये न्यूनतम जो स्थिति ऊर्जा है वहीं तक मान होता है और वहीं तक ये गति कर पाएगा, और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, विभव कूप कहा जाता है। तो विभव कूप है, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे कि बात करें हम कि दोलन गति, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके ये है टेलर प्रमेय के अकॉर्डिंग गणितीय व्याख्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो व्यंजक प्राप्त करने से पूर्व हम एक परिभाषा और लिख लेते हैं कि विभव कूप की उच्चतम व न्यूनतम ऊर्जाओं के मध्य कण की गति होती है, वह बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जो ये विभव कूप है, मैंने बताया ना कि ए से बी के बीच में ये कण गति करता है, तो ये एक बंधन ऊर्जा होती है जो कि उनको बांधे रखती है। यानी ऐसे मान लो कि ए से बी के बीच में कण की गति है, उसको जकड़े रखता है, बांधे रखता है, वो ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि जो न्यूनतम स्थिति ऊर्जा है वहां तक तो रहेगा वो, लेकिन जो माध्य स्थिति क्या है, एक्स अक्ष है, उसको पार नहीं कर पाएगा। ये किसकी वजह से होता है, इसी बंधन ऊर्जा की वजह से होता है। तो हम अब आ जाते हैं सीधा गणितीय निरूपण में। तो गणितीय रूप में दोलन गति के लिए का निरूपण करने के लिए टेलर प्रमेय से। अब टेलर प्रमेय से क्या भाई कि यू क्या है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है यू एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स नोट बिंदु पर है, एक्स माइनस एक्स नोट प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स नोट का क्यूब अपॉन डॉट, ये आगे लिख दियो। ठीक है, अब है जब डेल यू अपॉन इनके मान भी आप लिखना चाहो तो ये एक्स नोट में है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू न्यूनतम, जिसमें हम इसको 0 मान लेते हैं, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसको के माना डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स क्यूब इक्वल टू इसको मान लिया k1। ठीक है, तो अब इनका मान यहाँ पे रख दें, इनका मान यहाँ पे रखेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि यू एक्स प्लस ये हो जाएगा पूरा मान 0, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या मानूंगा के कोष्टक एक्स माइनस एक्स 0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस k1, और ये हो गया एक्स माइनस एक्स नोट की घात 3 और फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 6। अरे यही होता है ना फैक्टोरियल का मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब है इसमें जैसे कि
जो आपके ये है स्थिति ऊर्जा x, इसको न्यूनतम मान लिया, को न्यूनतम मान लेने पर, और यहाँ पे जो फैक्टोरियल 2 है उसका मान तो कितना होता है 2 ही रहता है, तो आप इसको 2 भी लिख देते हो, एक ही बात है, फैक्टोरियल 2 लिखो, 2 इंटू 1 होता है वो, अरे 2 गुणा 1 इंटू, बस यही तो होता है, तो यही लिखा है मैंने, और x इक्वल टू x नोट कर दी हो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा मान 0, और ये हो गया आपके के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k1 एक्स क्यूब अपॉन 6। ठीक है, ये हो गया। अब है, हम जानते हैं कि जो f बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है, मैंने आपको बताया था माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू वाला ये है ही, तो यहां पे रख दे इनको, कितना हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह तो बाहर रख दो, और इसका अवकलन करना है, के अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, अरे के अपॉन 2 बाहर आ गया, अब इसमें इसका करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस k1, ये हो गया अपॉन 6.3x स्क्वायर, इससे ये 2 बार कट गया, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब माइनस से अंदर गुणा करा दो, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा के एक्स अपॉन के एक्स ही बचेगा, प्लस k1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास में आ गया f। ठीक है, अब x प्लस में कैसे रहेगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस ही तो है अंदर, तो ये हो गया माइनस का के एक्स और माइनस में के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, के हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि क्या है यू एक्स इक्वल टू k1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब f बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का के एक्स, बस। अब इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि किसी जो कण या पिंड है उस पर कार्यरत बल है उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, विस्थापन ये रहा x, यानी x के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, ये लिख सकते हैं हम। अरे बात तो एक की चीज है, जो मैंने आपको कहा कि बस जो गति होती है आपके उसी के अकॉर्डिंग है, दोलनी गति के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि किसी कण या पिंड पर कार्यरत बल उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अरे यहाँ पे जो ये मान आया प्राप्त हुआ माइनस का के एक्स, माइनस का के एक्स है, तो जो ये कण है वो इसके समानुपाती होगा, हमें डायरेक्टली देखने पर पता चल रहा है कि f इक्वल टू माइनस के एक्स है, जो कि क्या है इसके समानुपाती है। और जो ये विभव कूप है उसमें ये गति होती है, वो होती है दोलनी गति, और इसके बारे में जो सरलावर्त गति है उसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, आराम से पढ़ना है, इसको आराम से समझना है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, डेरिवेशन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि हमें टेलर प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको हल करना है और अंत में ये आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।